ताड़मेटला का वो काला सवेरा साल 2009 की शुरुआत में भारत की आंतरिक सुरक्षा का नक्शा बदला हुआ था। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बैठे रणनीतिकारों को समझ आ गया था कि अब यह महज लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं रही। 2004 के विलय के बाद नक्सलियों की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक अपनी समानांतर सरकारें बना ली थी। आदिवासियों के लिए कलेक्टर का मतलब कोई आईएएस अफसर नहीं बल्कि इलाके का नक्सली कमांडर हो गया था। सरकार ने तय किया कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। गृह मंत्रालय ने एक विशाल ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ग्रीन हंट। लेकिन जैसा कि होता है तब की सरकार ने पहले ऑपरेशन चलाया और बाद में कहा कि ऐसा कोई ग्रीन हंट ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। बहरहाल हजारों की संख्या में सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो बस्तर के उन जंगलों में भेजे गए जहां आज़ादी के बाद से तिरंगा तक नहीं पहुंचा था, लेकिन जंगल के भीतर एक दूसरी ही तैयारी चल रही थी। पीएलजीए के लड़ाके अपने घर में थे और सुरक्षा बल एक अनजान अभेद्य भूल भुलैया में। और इन सब के बीच आई वह मनहूस तारीख यानी 6 अप्रैल 2010। बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में एक जगह है ताड़मेटला। घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों के बीच बसा यह इलाका उस दिन भारतीय सुरक्षा बलों के इतिहास के सबसे बड़े जख्म का गवाह बनने वाला था। सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन की एक टुकड़ी गश्त पर निकली थी। जवानों को लगा कि वे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके हर कदम पर सैकड़ों जोड़ी आंखें नजर रख रही थी। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। जंगल की शांति अचानक धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट से टूट गई। करीब 1000 नक्सलियों ने पहाड़ियों के ऊपर से जवानों को घेर लिया था। यह कोई साधारण मुठभेड़ नहीं थी, यह एक सोची समझी एम्बुश थी। जवानों के पास छिपने की जगह नहीं थी, जबकि नक्सली पेड़ों और चट्टानों के पीछे सुरक्षित थे। देखते ही देखते 76 जवान शहीद हो गए। पूरे देश में मातम छा गया, दिल्ली हिल गई। यह संदेश साफ था, माओवादी अब सरकार को सीधी टक्कर देने की स्थिति में थे। ताड़मेटला ने साबित कर दिया कि बस्तर के भीतर एक अघोषित युद्ध चल रहा है। ताड़मेटला के बाद हिंसा रुकी नहीं बल्कि और क्रूर हो गई। नक्सलियों ने अब प्रेशर आईडी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू किया। सड़क के नीचे टनों बारूद बिछा दिया जाता, पुलिस की एक गाड़ी गुजरती और अगले ही पल लोहे के टुकड़े और इंसानी जिस्म हवा में उड़ते दिखाई देते। लेकिन नक्सलियों ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती की 25 मई 2013 को। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का काफिला गुजर रहा था। नक्सलियों ने पूरे काफिले को घेर लिया। वहां जो हुआ उसने इस आंदोलन के नैतिक आधार पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सलवा जुडूम के नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और पूर्व गृह मंत्री नंद कुमार पटेल जैसे कद्दावर नेताओं सहित 30 से ज्यादा लोग मारे गए। नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा को जिस क्रूरता से मारा था वह भयावह था। नंद कुमार पटेल के जवान बेटों को भी नक्सलियों ने नहीं छोड़ा। इस घटना ने शहरी मध्यम वर्ग और उन बुद्धिजीवियों को भी हिला दिया जो अब तक नक्सलियों को भटके हुए क्रांतिकारी मानते थे। अब वे केवल हत्यारे नजर आ रहे थे। इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा खून किसका बहा? जवाब है आदिवासी का। एक तरफ पुलिस थी जो हर आदिवासी को नक्सल मददगार समझती थी और दूसरी तरफ नक्सली थे जो जरा से शक पर किसी भी ग्रामीण को पुलिस मुखबिर बताकर जन अदालत में गला रेत देते थे। बस्तर के हजारों गांवों में सन्नाटा पसर गया। स्कूल की इमारतें ढहा दी गई क्योंकि वहां फोर्स के लोग ठहरने लगे थे। नक्सलियों को डर था कि वहां पुलिस कैंप न बन जाए। सड़कें नहीं बनने दी गई क्योंकि उससे विकास और फोर्स दोनों पहुंचते। आदिवासी बच्चा जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए थी उसे बाल संगम में भर्ती कर लिया गया। उसकी जिंदगी लाल सलाम और गोली के बीच सिमट कर रह गई। 2014 के आते आते सरकार ने अपनी रणनीति बदली। अब केवल जंगल में घुसकर मारना लक्ष्य नहीं था। सरकार ने फॉरवर्ड बेस की रणनीति अपनाई। नक्सलियों के कोर इलाके के भीतर छोटे छोटे पुलिस कैंप स्थापित किए गए। इन कैंपों ने नक्सलियों के सप्लाई चेन और सूचना तंत्र को तोड़ना शुरू कर दिया। उधर नक्सलियों के भीतर भी दरारें पड़ने लगी थी। शीर्ष नेतृत्व बूढ़ा हो रहा था। तेलुगु भाषी नेताओं और स्थानीय गोंडी आदिवासियों के बीच भाषा और वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी। कई बड़े कमांडरों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि यह लड़ाई कभी न खत्म होने वाली एक त्रासदी है। कहा जा सकता है कि एक गहरे अंधेरे की आहट सुनाई पड़ रही थी जहां नक्सलवाद अपनी शक्ति के चरम को छूकर अब ढलान की ओर देखने लगा था। ताड़मेटला और झीरम घाटी ने उन्हें ताकत तो दी, लेकिन जनता की सहानुभूति छीन ली। अब देश का मानस बदल रहा था।
लोग विकास चाहते थे, बिजली और मोबाइल नेटवर्क चाहते थे, जबकि नक्सली इन सब का विरोध कर रहे थे। लेकिन क्या बस्तर का वह अबूझमाड़ आज़ाद हो पाया? क्या वो 76 जवान और हजारों आदिवासी व्यर्थ मारे गए? यह लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां बंदूक से ज़्यादा सड़क और पुल भारी पड़ने वाले थे। किलेबंदी, शहरी जाल और समाधान की तलाश। साल 2014 के बाद देश की सत्ता बदली और नक्सलवाद से निपटने का नजरिया भी। अब तक गृह मंत्रालय केवल रक्षात्मक था, लेकिन अब आक्रामक रणनीति अपनाई गई। मई 2017 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नया फॉर्मूला दिया, समाधान। इसका अर्थ था S माने स्मार्ट लीडरशिप, A यानी एग्रेसिव स्ट्रेटजी, M यानी मोटिवेशन, A यानी एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D यानी डैशबोर्ड बेस KPIs, H यानी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर और N यानी नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। यह केवल कागजी शेर नहीं था। सुरक्षा बलों ने अब जंगलों के भीतर पिन पॉइंट ऑपरेशन शुरू किए। नक्सलियों के आर्थिक स्रोतों पर चोट की गई। करोड़ों की लेवी जो तेंदुपत्ता ठेकेदारों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से वसूली जाती थी, उस पर पहरा बिठा दिया गया। जब पैसा कम हुआ तो कैडरों की भर्ती भी कम होने लगी। इसी दौर में एक नया शब्द गूंजा, अर्बन नक्सल। हालांकि इस शब्द का पहला इस्तेमाल कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने किया था और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में इसका उल्लेख किया था। बहरहाल भाजपा सरकार ने कहा कि माओवादी केवल जंगलों में नहीं है, बल्कि वे शहरों में ओवरग्राउंड संगठनों के माध्यम से काम कर रहे हैं। दिल्ली, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में कई बुद्धिजीवियों, लेखकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे पड़े। 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के बाद यह मामला और गर्मा गया। पुलिस ने दावा किया कि नक्सलियों ने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची थी और वे शहरों में एंटी नेशनल माहौल बना रहे थे। वर्नोन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज और वरवरा राव जैसे नामों की गिरफ्तारी ने पूरे देश को 2 खेमों में बांट दिया। एक पक्ष इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बता रहा था, तो दूसरा पक्ष इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम। यह लड़ाई अब केवल जंगलों की नहीं, बल्कि नैरेटिव की हो गई थी। इधर बस्तर का वह इलाका जहां कभी पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं करती थी, वहां अब फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी FOB बन रहे थे। सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के सुदूर इलाकों में CRPF के कैंपों ने नक्सलियों की सप्लाई लाइन काट दी। एक बड़ा बदलाव आया लोन वर्राटू जैसे अभियानों से। गोंडी भाषा में इसका अर्थ है घर वापस आओ। दंतेवाड़ा पुलिस ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने इनामी नक्सलियों के पोस्टर उनके अपने ही गांव में लगाए और उनके परिवारों से अपील की कि वे अपने बच्चों को वापस बुलाएं। इसका असर हुआ। हजारों की संख्या में कैडरों ने हथियार डाले। कल तक जो नक्सली जनता की अदालत लगाते थे, आज वे खुद मुख्यधारा में शामिल होकर खेती या पुलिस की मदद कर रहे थे। अब जंग केवल मुखबिरों के भरोसे नहीं थी। आसमान में उड़ते नेत्रा ड्रोनों ने नक्सलियों की लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए उन रास्तों को पहचाना गया जो नक्सलियों के सुरक्षित गलियारे थे। नक्सलियों के लिए अब घने जंगल भी सुरक्षित नहीं रह गए थे। उनकी संचार प्रणाली यानी वायरलेस सेट्स को इंटरसेप्ट किया जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि रेड कॉरिडोर, जो कभी नेपाल के पशुपति से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक फैला था, वह अब सिमट कर केवल छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा के त्रिकोण तक रह गया। इस दौरान कई उल्लेखनीय घटनाएं हुई। अप्रैल 2017 में सुकमा हमला हुआ। CRPF की 74वीं बटालियन पर हुए इस हमले में 25 जवान शहीद हुए। यह हमला सड़क निर्माण की सुरक्षा के दौरान हुआ था, जिससे साफ हुआ कि नक्सली विकास के कितने खिलाफ हैं। अप्रैल 2018 में गढ़चिरौली इनकाउंटर हुआ, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस के C60 कमांडो ने एक बड़े ऑपरेशन में 40 नक्सलियों को मार गिराया। यह माओवादियों के लिए एक बड़ा झटका था। मई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान गढ़चिरौली में ID ब्लास्ट में 15 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जो नक्सलियों के आर या पार की लड़ाई को दिखा रहा था। लेकिन एक बात तय थी कि माओवादी आंदोलन अब अपने सबसे कठिन दौर में था। उनके पास न तो नया नेतृत्व था और न ही वैचारिक स्पष्टता। पुराने कमांडर जैसे किशन जी और कपिल मुंडा मारे जा चुके थे या जेलों में थे। लेकिन क्या यह मान लेना सही था कि अब नक्सलवाद खत्म हो गया? नहीं, वे अब गोरिल्ला युद्ध की बजाय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। बस्तर के जंगलों में अभी भी बारूद की गंध बाकी थी और सबसे बड़ी चुनौती अब भी वही थी, उस अंतिम दुर्ग को ढहाना जहां माओवाद का झंडा आज भी लहरा रहा था।